रेल मंत्री सदानंद गौड़ा की उम्मीदों की ट्रेन चुनौतियों भरी पटरी पर निकल पड़ी है, लेकिन आगे की राह मुश्किल भरी हो सकती है क्योंकि फिलहाल रेलवे के पास खर्च को संभालने के लिए पर्याप्त आय नहीं है। ऐसे में रेलवे में एफडीआई का आना बेहद जरूरी है। हमसे खास बातचीत में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार ने कुछ ऐसी ही चुनौतियों को सामने रखा। साथ ही रेलवे बोर्ड की वित्तीय कमिश्नर रश्मि कपूर ने भी रेलवे के रोडमैप पर चर्चा की। रेल बजट की काफी तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ मन में सवाल हैं और इन सवालों का जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार जी से और वित्तीय कमिश्नर रश्मि कपूर जी से। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि काफी सारी जो सामाजिक दायित्व रेलवे का है उस बारे में काफी सारा ऐलान आज हुआ, लेकिन काफी बातें इसमें जो है वो आउटसोर्सिंग की भी हुई हैं। इससे कितना फायदा रेलवे को होगा? ये पहले जी समझ लेनी चाहिए कि आउटसोर्सिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है और जिस नज़रिए से आउटसोर्सिंग की गई है वो तरीका क्यों अपनाया गया है। हम खर्च करने में इस समय हर चीज़ पे सक्षम नहीं है क्योंकि अपेक्षाएं यात्रियों की अधिक है। तो ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने जरिया अपनाया कि या तो एफडीआई रूट से चला जाए या पीपीपी रूट से चला जाए या ऐसे लोगों से बातचीत की जाए जो स्टेशन को या और कोई प्रोजेक्ट्स को या पोर्ट कनेक्टिविटी को या फ्रेट लाइंस को लेने के लिए तैयार है। तो ये आउटसोर्सिंग का नाम ले या पीपीपी का नाम ले, एफडीआई का नाम ले, लेकिन इसमें रेलवे की फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम हो और दूसरे का ज़्यादा हो और उसी हिसाब से उसको एन्युटी मिले या रिटर्न्स मिले। इस बजट में एक नई सोच सामने दिखती है और जो माननीय रेल मंत्री ने प्रेजेंट किया आज रेल बजट में, दिखता है कि हम पूरे भारत में रेलवे के अलावा और जो लोग हैं रेलवे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको बुलाएं, उनसे बातचीत करें और वो सोच हमें सामने दिख रही है। सर, रेल मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में एक चीज कही कि जो रेलवे का सामाजिक दायित्व है साथ में जो रेलवे का बिजनेस है, दोनों दो पटरी की तरह हैं, दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश हुई है। लेकिन अभी देखा जाए तो अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। अगर लोडिंग में देखें 30% जो है ढुलाई रेलवे की रह गई है, तो इसमें संतुलन कैसे बनाएंगे? क्या रोड मैप है इसका? ये कहना कि रेलवे का शेयर कम हो गया इतना सही नहीं है। रेलवे का शेयर उस एरिया में उतना ही जितना होना चाहिए था, बल्क ट्रैफिक और 350 किलोमीटर के ऊपर का। और अब हम शुरू कर रहे हैं नया पार्सल सेगमेंट जो कि हमारे लिए ज़्यादा धन उपार्जन करने का जरिया बन सकता है, क्योंकि अगर हम समय से पार्सल बनाएं, विशेष पार्सल ट्रेनें चलाएं या एग्री रिटेल नेटवर्क हम शुरू कर रहे हैं जिससे देश को फायदा होगा, सब्जियों के दाम कम होंगे और दूध का मिल्क विजन का बना रहे हैं जिससे लोग दूध की ट्रेनें चलाएंगे। ये एक नई सोच जो सामने उभर के आ रही है। अब कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री से बातचीत की कोशिश की जाएगी। ये बातचीत बहुत पहले से चल रही थी, तो आपको क्या लगता है कि कितना कामयाब हो पाएंगे और कितना आप टारगेट रख रहे हैं पीपीपी के जरिए फंड रेजिंग का? इस बजट में तो हमने 6000 करोड़ का टारगेट रखा है पीपीपी का और हमें उम्मीद है वो मिल भी जाएगा। कुछ तो शुरू भी हो गए हैं, बाकी इसमें इतना आसान नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। और ये नई गवर्नमेंट और नई सोच के बाद हो सकता है कि हमें ज़्यादा मार्केट से अच्छा रिस्पांस मिले, क्योंकि हमारे पास तो पैसा कम है, इसीलिए तो हम जा रहे हैं पीपीपी में। एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, दो बड़े ऐलान हुए हैं। एक बुलेट ट्रेन की बात कही गई है और ये भी कहा गया साथ साथ कि 60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। दूसरी बात कही गई डायमंड क्वाड्रिलेटरल की, 9 लाख करोड़ रुपए उसके लिए चाहिए। ऐसे में ये पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? रेलवे की अपनी आय से तो हो ही नहीं सकता, न ही ग्रॉस बजटरी सपोर्ट जिस तरीके से अब आ रहा है उससे तो नहीं हो सकता है। या तो जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई थी, कोई हम एक और सेपरेट एक कंपनी बने, कॉरपोरेशन बने जो अपने आप सेपरेट कॉरिडोर बनाएगी, अपना ही इन्वेस्टमेंट करके खुद ही उसमें इनकम अर्न करेगी। रेलवे उनको टेक्निकल और अदर सपोर्ट दे सकती है, या हमारे अंडर हो, NHAI जैसे पीएमओ के इस तरह की कोई अथॉरिटी बने। रेलवे की अपनी आमदन से तो नहीं हो सकता है। कुल मिला के तस्वीर अभी साफ नहीं है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। फिलहाल अगर टाइम फ्रेम की बात करें बुलेट ट्रेन के लिए या जो 9 रूट डिसाइड किए गए हैं सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए, समय सीमा कोई होगी इसकी या एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तस्वीर साफ ये है कि हमको बुलेट ट्रेन लेके आना है। ये भी साफ है कि बुलेट ट्रेन हमारे पैसे से नहीं आएगी, किसी और के पैसे से आएगी, लेकिन रेलवे इसमें मदद करेगी। शुरुआत तो हो गई, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले स्टडीज पूरी हो रही है, स्टडीज बाद कितना पैसा लगेगा, कौन पैसा देने को तैयार होगा, उसकी क्या शर्तें होंगी, भारत की क्या शर्तें होंगी, कौन यात्री उसमें सफर करेगा, कितना पैसे का टिकट लगेगा, तो वो सब चीजें अब देखी जा रही हैं। लेकिन ये हाई स्पीड का रियलिटी का पहला जो कहते हैं टंका या पड़ाव शुरू हो चुका है। सर, इस बार के रेल बजट में
प्रधानमंत्री का विजन साफ तौर पर दिखा। टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ रेलवे जो है काफी तेजी से बढ़ रही है और इसमें कई सारे अनाउंसमेंट हुए, वाईफाई का, वर्क स्टेशन का। सर, रेलवे को इन चीजों से कितना फायदा होगा? और कई ऑपरेशनल टेक्नोलॉजीज की भी बात की गई इस बार। देखिए, जो वाईफाई की बात उठी ये और वर्क इन ऑफिस की बात उठी, ये एक पैसेंजर सुविधा की समझिए। इसमें जो पैसा हमको मिलेगा वो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, लेकिन अगर आप चलती गाड़ी में 3 घंटे के समय अपनी मीटिंग कर सकते हैं, अपने और बातचीत कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी समय बचाने की उपलब्धि इसके लिए है। और जो तकनीकी परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊं, जैसे बम्बई में और बाकी ट्रेनों में जो सफर करते हैं यात्री, कभी गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो एक ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम लगाया गया है। रेल फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए एक नया सिस्टम की नई व्हीकल की बात करी जा रही है, जो हम लगाएंगे। अगर रेल फ्रैक्चर होता है तो उसको पहले से डिटेक्ट किया जा सके। इसी तरह नई तरह के वैगन बनाने की बात हो रही है। करीब 350 प्रोजेक्ट पेंडिंग है 1,82,000 करोड़ के। क्या कुछ प्रोजेक्ट स्क्रैप किए जा सकते हैं? हो सकता है इसमें से 30 साल पुराने भी प्रोजेक्ट हैं, बजट में कहा गया, भाषण में, हो सकता है वायबल ना हो। क्या लगता है आपको? जो 30 साल पहले वायबल थे या 20 साल पहले थे, उनकी परिस्थिति तो डेफिनेटली बदल ही गई होगी। पर क्योंकि ये पार्लियामेंट के सैंक्शन के थ्रू आते हैं हमारी पिंक बुक में, बजट के लिए इसको हम पिंक बुक बोलते हैं, उस पार्लियामेंट के सैंक्शन के द्वारा ही इनको स्क्रैप किया जा सकते हैं और कर सकते हैं। एफडीआई के लिए डीआईपीपी ने मूव किया, ड्राफ्ट कैबिनेट नोट भेजा गया। एमएचए ने विरोध जता दिया सुरक्षा कारणों को लेकर, और ये पहले भी मामला फंस चुका है। अभी आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होगा? कुछ समय लग सकता है, रिवाइज करके फिर जाएंगे आप कैबिनेट में? कैसे, क्या प्लानिंग है? क्योंकि बड़ा दारोमदार एफडीआई पर रेलवे का है। आपने जो एमएचए के विरोध की बात करी, वो विरोध सभी चीज़ों पे नहीं है। जिन चीज़ों पे विरोध है उसकी बात को हटाने के बाद ही बहुत एफडीआई का सिचुएशन बचती है। तो ये तो हमारी कैबिनेट डिसीजन लेगी, लेकिन हमारे लिए एमएचए के विरोध के बावजूद भी बहुत कुछ करने को है और हमको इसमें कोई तकलीफ नहीं लगती हमारे रास्ते में कोई विरोध या विरोध पैदा होगा। जी, सीएनबीसी आवाज से बात करने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। रेलवे वापस ग्रोथ की पटरी पर आ रही है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जल्द ही सर पर दौड़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो शहबाज